ये बात है 24 जून 1922 की, जब एक जर्मन मिनिस्टर जिनका नाम वॉल्टर रेथनाउ था, उनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब इस वीडियो में हम ओपनहाइमर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो फिर हम वॉल्टर रेथनाउ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्यों उनको एंटीसेमिटिज़म की वजह से मार दिया गया था? और एटॉमिक बॉम्ब बनाने के पीछे एंटीसेमिटिज़म का क्या हाथ था, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते। 1923 was disastrous for Germany. $1 would buy 4.2 trillion marks. That's the first test of the atomic bomb in the new of Americans and Japanese on a massive scale. साल 1918 आ चुका था और जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 में अपने घुटने टेक दिए थे। यूं तो वेमार गवर्नमेंट की मजबूरी थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जैसे कठोर संधि को मानना, लेकिन इससे जर्मन लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। हरमान म्यूलर, जो कि फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, उनके और उनके सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। लोगों में सरकार को लेके काफ़ी नाखुशी थी। जर्मन लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे अपने सरकार के फैसले को लेके। वॉर रिप्रेशन और वॉर के दौरान के लॉस ने जर्मनी के लोगों को सड़क पे ला दिया था। यहीं आते हैं वॉल्टर रेथनाउ, जो कि एक जू थे और ये पहले व्यक्ति थे जो जर्मन कैबिनेट के मेंबर थे और वो एक जू थे। जू यानी कि यहूदी। इन्होंने अपनी सूझबूझ से नेगोशिएशंस किए थे रेफालो ट्रीटी में, जो कि सोवियत यूनियन के साथ 1922 में हुआ था। इनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो एक जू थे। लेकिन ज्यूस होने से क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों जर्मन्स को इतनी हेट थी? जर्मन्स और एंटीसेमिटिज़म क्या था? इन सवालों के जवाब इसी वीडियो में आगे मिलेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसी वक्त वेमार गवर्नमेंट ने एक गलत फ़ैसला लिया। उस समय जर्मनी में जो रूल कर रही थी गवर्नमेंट, उसका नाम वेमार था। उन्होंने एक गलत फ़ैसला लिया जिससे सिचुएशन जो थी वो बद से बदतर हो गई। उन्होंने ऐसा फ़ैसला लिया जिससे सिर्फ जर्मनी या सिर्फ यूरोप नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक इकोनॉमिक डिप्रेशन में डाल दिया। कई लोगों ने अलग अलग तरीके सुझाए इस इन्फ्लेशन से बाहर आने के। जैसे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिनका नाम ह्यूगो स्टीनस था, उन्होंने कहा कि सभी वर्कर्स को डेली 2 आवर एक्स्ट्रा काम करना चाहिए, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा पे के। जब ही हमारी कंट्री इस इन्फ्लेशन का सामना कर पाएगी। लेकिन इस तरीके के सुझाव जो थे वो वर्कर्स और कैपिटलिस्ट के बीच एक टेंशन जन्म दे रही थी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम से निकलने के लिए वेमार सरकार ने अंधाधुंध नोट प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी, जिससे जर्मन करेंसी, जिसका नाम उस समय पेपियर मार्क था, उसकी वैल्यू बहुत बुरी तरीके से गिर गई और दुनिया को एक हाइपर इन्फ्लेशन में डाल दिया। इस हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से सिर्फ जर्मनी में ही 60 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। अब हम बात करते हैं जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर की। इनका जन्म न्यूयॉर्क सिटी में 22 अप्रैल 1904 को हुआ। उनके पेरेंट्स जूलियस एस ओपनहाइमर, जो कि एक काफ़ी अमीर जर्मन कपड़ा व्यापारी थे, और उनकी माता एला फ्रेडमान एक आर्टिस्ट थी। वो थे तो जू, लेकिन किसी भी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते थे। ओपनहाइमर ने अपनी शुरुआती स्कूलिंग एथिकल कल्चर सोसाइटी स्कूल से की, जिसके फिज़िक्स लैब को आगे चल के उन्हीं के नाम पे रखा गया। उसके बाद 1922 में वो केमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड चले गए, लेकिन उन्हें जल्द ही ये महसूस हो गया कि वो फ़िज़िक्स के लिए बने हैं और उन्होंने केमिस्ट्री से फ़िज़िक्स को अपना मेजर सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद वो रिसर्च के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए, जहाँ पे उन्होंने जे थॉमसन के अंडर काम किया। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जे थॉमसन वही फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और इनको फ़िज़िक्स के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। 1926 में ओपनहाइमर जो थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्योटिंगन चले गए, जहाँ पे उन्होंने मैक्स बॉर्न के अंदर पीएचडी की जब वो 22 साल के थे। आपको याद है जर्मनी की कहानी, कैसे वहाँ हाइपर इन्फ्लेशन ने 60 लाख जर्मन्स को अनएम्प्लॉयड बना दिया था। चलिए अब चलते हैं उसी स्टोरी पे। साल 1930 आ चुका था और हिटलर की पॉपुलैरिटी जर्मनी में बढ़ती ही जा रही थी। 1933 आते आते हिटलर जर्मनी का चांसलर बन चुका था और चांसलर बनते ही उसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने एंटीसेमिटिज़म, जिसकी बात हमने वीडियो में पहले की थी, उसको बढ़ावा देना शुरू कर दिया। एंटीसेमिटिज़म में लोगों को यहूदियों के प्रति नफ़रत पैदा किया गया
और यहूदियों के प्रति जो नफ़रत होता है उसको हम एंटीसेमिटिज़म बोलते हैं। दिन गुजरते गए और यहूदियों का जर्मनी में रहना दिन पे दिन मुश्किल होता गया। बहुत से साइंटिस्ट, जिनमें शामिल थे एल्बर्ट आइंस्टीन और एडवर्ड टेलर जैसे लोग, इन्हें भी जर्मनी छोड़ के जाने पे मजबूर किया गया और ये जर्मनी छोड़ के चले गए। हिटलर ने न्यू वर्ल्ड वॉर की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने स्कूल्स के करिकुलम चेंज कर दिए, स्टूडेंट्स को आर्यन रेस की इम्पोर्टेंस सिखानी शुरू की और उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी थी। 1 सितंबर 1939 को अपने देश को एक न्यू वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने झोंक दिया। हिटलर ने जैसे ही पोलैंड पे हमला किया, उसी वक्त वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद कुछ साइंटिस्ट ने उस समय की यूएस प्रेसिडेंट को लिखा कि हिटलर एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और वो ज़रूर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होगा और न्यूक्लियर बम पे भी ज़रूर काम कर रहा होगा। यहाँ ध्यान देना है आपको, ये सिर्फ एक अनुमान था, इसके सबूत नहीं थे और सिर्फ इसी अनुमान पे रोजवेल्ट, जो कि उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक वॉर लेवल पे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया जिसमें न्यूक्लियर बम बनाना था यूरेनियम से। आगे चल के एक और केमिकल एलिमेंट जिसका नाम है प्लूटोनियम, उस पर भी काम शुरू किया गया एक न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। आगे चल के ओपनहाइमर को इनवाइट किया गया न्यूट्रॉन कैलकुलेशंस के लिए और साल 1942 में जो जर्नल लेस्ली ग्रूव्स थे, उन्होंने ओपनहाइमर को साइंटिफिक डायरेक्टर बनाया इस प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये पूरा मिशन जो है वो अमेरिका ने सीक्रेट रखा था और किसी भी लेफ्ट लीनियंट व्यक्ति को पता नहीं लगने दिया था, इंक्लूडिंग एल्बर्ट आइंस्टीन। यूएसए नहीं चाहता था कि किसी भी लेफ्टिस्ट की वजह से उनके मिशन पे कोई प्रभाव पड़े, लेकिन ओपनहाइमर खुद एक बहुत बड़े लेफ्टिस्ट थे। यूएसए गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ओपनहाइमर इस प्रोजेक्ट को लीड करें, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो ये काम कर सकता था। 7 दिसंबर 1941 संडे का दिन था। अभी सुबह हुई ही थी कि इंपेरियल जापानीज़ नेवी ने एयर स्ट्राइक किया और यूएस के नेवल बेस जिसका नाम था पर्ल हार्बर, उस पर हमला कर दिया। हमला होते ही यूएसए की गवर्नमेंट ने साइंटिस्ट पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया ताकि न्यूक्लियर बम जल्द से जल्द तैयार किया जा सके। दिन आ चुका था 16 जुलाई 1945। एक साइंटिस्ट की टीम और इंजीनियर्स की टीम पहली बार एटॉमिक बम को एक्सप्लोजन करती है और इसको नाम दिया जाता है ट्रिनिटी टेस्ट। ये किया गया था न्यू मैक्सिको में। जब प्लूटोनियम बम का ट्रायल किया गया और ओपनहाइमर ने देखा उस धमाके को, तो उनके मुंह से गीता में लिखी बात निकली। वो बात कुछ इस प्रकार थी, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। ये लाइन भगवत गीता की है, जैसा हम सभी जानते हैं। इसमें हमें देखने को मिलता है कि कैसे कृष्ण, जो कि विष्णु के एक अवतार होते हैं और सारथी होते हैं अर्जुन के, जो फेस कर रहे होते हैं अपने रिलेटिव की आर्मी को और अपने दोस्तों को, अर्जुन को कृष्ण ज्ञान देते हैं कि उन्हें क्यों ये युद्ध को एक कर्तव्य की तरह निभाना चाहिए। गीता के वर्स 12 में अर्जुन के कहने पे कृष्ण अपने असल रूप में आते हैं और कहते हैं, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। और इसी लाइन को जो ओपनहाइमर थे उन्होंने कोट किया था। ओपनहाइमर को संस्कृत का भी ज्ञान था और वो हिंदू सेक्रेड टेक्स्ट भी पढ़ा करते थे, इसीलिए उन्होंने इस कोट को यहाँ पे बोला था। 2 बम तैयार किए गए। लिटिल बॉय, जो कि एक यूरेनियम पे बेस एटॉमिक बम था, जिसे 6 अगस्त 1945 को जापान की सिटी हिरोशिमा पे गिराया गया, और दूसरा बम जो कि प्लूटोनियम पे बेस था, उसको 3 दिन बाद नागासाकी शहर पे गिराया गया। पहले बम के गिराने से ओपनहाइमर बहुत खुश थे और वो चाहते थे कि ये बम नाजी जर्मनी पे गिराया जाता। वो खुद एक जू थे और वो जानते थे कैसे हिटलर ने 60 लाख बेगुनाह यहूदियों को तड़पा तड़पा के मारा है। ओपनहाइमर एक यहूदी थे और बाकी यहूदियों का दर्द समझ पा रहे थे। आपको याद होगा हमने एंटीसेमिटिज़म की बात की थी। एंटीसेमिटिज़म के अंदर यही होता है, किस तरीके से कितना ज़्यादा परेशान किया गया था, कितना ज़्यादा तड़पाया गया था यहूदियों को, और इसी वजह से ये खुद एक यहूदी थे ओपनहाइमर, और ये चाहते थे कि ये एटॉमिक बम जो है जो इन्होंने बनाया है वो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराने की जगह नाजी जर्मनी के ऊपर गिराया जाता,
जर्मनी के ऊपर गिराया जाता और वहाँ के लोगों को एक सबक सिखाया जाता। आपको याद होगा हमने एक जर्मन मिनिस्टर की बात की थी, उनको भी मृत्यु का शिकार बनाया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक यहूदी थे, और वो पहले यहूदी थे जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वेमार गवर्नमेंट में। उन्होंने काफ़ी कुछ किया जर्मनी के लिए, लेकिन बदले में उन्हें जर्मन्स के थ्रू मिला क्या? वो था सिर्फ मौत। इस वजह से जो ओपनहाइमर हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस चीज़ से कि ये बॉम्ब जो है ये जापान के ऊपर गिराया गया। वो चाहते थे कि ये बॉम्ब जो है वो जर्मनी के ऊपर गिराया जाए। लेकिन जब दूसरा बॉम्ब गिरा ओपनहाइमर को कुछ हो गया, जैसे वो अंदर से बहुत दुखी हो गए। हज़ारों लोग अपनी जान गंवा बैठे थे और ये सब हुआ था एक एटॉमिक बॉम्ब से जो कि ओपनहाइमर ने खुद बनाया था। उन्हें फ़ील हुआ कि ये क्या बना दिया है मैंने, इंसान इसके आगे चल के कैसे यूज़ करेंगे, और उन्होंने ठान लिया कि एटॉमिक बॉम्ब पे मुझे पूरी तरह रोक लगवानी है। पुराने प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी थी और हैरी एस ट्रूमैन नए प्रेसिडेंट बन चुके थे। जब ओपनहाइमर प्रेसिडेंट से मिले तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथों पे खून लगा है। ये सुनते ही ट्रूमैन आग बुबला हो गए और उन्होंने कहा, ये सुनते ही ट्रूमैन ने अपना आपा खो दिया और कहा कि अगर किसी के हाथों पे खून लगा है तो वो मैं हूँ, और ओपनहाइमर को अपने ऑफिस से निकाल दिया। ऐसा लिखा है ऑथर पॉल हैम ने अपनी किताब में जिसका नाम है हिरोशिमा नागासाकी द रियल स्टोरी ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग एंड देयर आफ्टरमैथ। दुनिया कोल्ड वॉर की ओर जा रही थी और यूएसए कुछ भी करने को तैयार था इस सो कॉल्ड कोल्ड वॉर को जीतने के लिए सोवियत यूनियन से। आगे चल के उन्होंने यूएसए के हाइड्रोजन बॉम्ब को भी अपोज किया और इस वजह से उन्हें उनकी जॉब से भी निकाल दिया गया। वो कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करते थे और हर कम्युनिस्ट यूएसए का दुश्मन था। ओपनहाइमर को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, उनसे उनकी जॉब ले ली गई, उनके ऊपर कई सारे कम्युनिस्ट लोगों से दोस्ती करने का इल्ज़ाम लगा, उनके ऊपर सोवियत यूनियन का स्पाई होने का इल्ज़ाम लगा, लेकिन ये कभी प्रूव नहीं हो पाए। ओपनहाइमर ने हमेशा यही कोशिश की कि किस तरीके से ये जो बॉम्ब बनाया है मैंने, इसको और आगे बढ़ने से रोका जाए जिससे दुनिया ख़त्म ना हो, लोग एक दूसरे को इस बॉम्ब से ना मारें। ओपनहाइमर एक हीरो थे या फिर एक विलन थे, ये तो आपको डिसाइड करना है, लेकिन इन्होंने अपना बचा हुआ जीवन पूरा इसी कोशिश में लगा दिया कि इनके इन्वेंशन को मिसयूज़ ना किया जा सके। 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब पहली बार एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, उसके बाद से अभी तक किसी भी कंट्री ने एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया है। इससे तो हम यही समझ सकते हैं कि ओपनहाइमर की कोशिश जो थी वो अभी तक तो सफल रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग CUET Zone। थैंक यू।